गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां आज सबसे पहले किसानों के मुद्दे पर चल रही राजनीतिक दस्तक की बात होगी। आखिर वोट की फसल कौन काटेगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल संयुक्त किसान मोर्चा ने एक महापंचायत की और अब कल यानी कि 7 सितंबर को हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ मांगे न मानने पर भी किसान महापंचायत होगी। लेकिन महापंचायत से निकले किसानों की बात क्या वोटिंग बूथ तक पहुंच पाएगी? 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसानों के वोट का पूरा गणित आज हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। वोट कितनी कट जाए तो भी वो सरकार काम करेगी। ये 4 महीने के लिए और आप लोगों को पूछेंगे जब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव, उसके बाद ही आपसे बात नहीं करेंगे। किसान भाजपा के साथ फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में निश्चित ही सफल होंगे। समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के सवाल पर किसानों के समर्थन में खड़ी है। सरकार को प्रेशर में लाना पड़ेगा। तो वो वास्तव में किसानों के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति कर रहे थे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। 14 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना है। नई सरकार के गठन में अब सिर्फ 6 महीने रह गए। तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत होती है। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में जुटी इस भीड़ के साथ सोशल मीडिया और सियासी गलियारे में ऐसे संदेश, बयान, वीडियो और मैसेज की बाढ़ आ गई कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान यूपी के चुनाव में बड़ा फैसला लेंगे। तो पहले सवाल का जवाब जानिए, जब विरोध केंद्र से लागू कृषि कानूनों पर है तो यूपी में सरकार के विरोध में क्यों महापंचायत होती है? कोई चीज से तो सरकार वो करती है कि हम उसकी वोट कितनी उसको दिलवा सकते हैं, तो भी सरकार हमारा काम करेगी। तो देश की जनता ने उनकी सरकार बनवाई और ये है कि उसकी वोट कितनी कट जाए तो भी वो सरकार काम करेगी। तो सरकार कौन से तरीके से काम करना चाहती है तो सरकार को बता दे, तय कर दे। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि जनता यहाँ पे धरने देगी, वो सरकार बातचीत भी नहीं करेगी तो हम भी जाएंगे गांव के लोगों को अपना बताएंगे, सरकार नहीं मान रही। यानी किसान महापंचायत का मकसद सरकार को किसानों की नाराजगी के साथ वोट खिसकने का डर दिखाकर कृषि कानूनों पर अपनी बात मनवाना है। भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है। तो भीड़ इकट्ठा हुई, एक कोच पे इतने लोग एक जगह इकट्ठा होना है, वही सरकार को मैसेज है। क्योंकि ये समझ लेना चाहिए कि जनता आपसे नाराज है, तो आप अपने जो कार्यकलाप है उसमें सुधार करो। तो दूसरे सवाल से पहले अहम बात, उत्तर प्रदेश में करीब 14 करोड़ 50 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 8 करोड़ 50 लाख वोटर का यूपी में कहीं ना कोई संबंध कृषि से जरूर है। महापंचायत में भीड़ दिखती है, लेकिन क्या इसी भीड़ को वोट के रूप में परिवर्तित करके वाकई यूपी में सत्ता के समीकरण बिगाड़े या साधे जा सकते हैं? अगर हाँ, तो अब यहाँ दूसरा सवाल, क्या राकेश टिकैत या संयुक्त किसान मोर्चा खुद यूपी विधानसभा चुनाव में उतरेगा? राजनीति में तो हमको तो आना ही नहीं है, वो अपना चुनाव लड़े, हमें कोई राजनीति का नहीं। हमारे इशू हैं, उन इशू को सोल्व करवावे। जैसे दूसरे लोग बीजेपी में रहते हुए किसान के पक्ष में बोल रहे हैं, जो एमपी एमएलए विधायक किसानों के पक्ष में नहीं बोल लगा तो जनता उसका ध्यान रखेगी। राकेश टिकैत चुनाव में खुद न उतरने की बात करते हैं, यानी फिर किसानों के वोट की रेस में सीधे खिलाड़ी हैं बीजेपी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि यूपी में सत्ता पाने के लिए 2017 के मुकाबले कितना बड़ा वोट शेयर हिलना या हिलाना जरूरी होगा। 2017 में बीजेपी को 41% वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 22%, बीएसपी को भी 22%, कांग्रेस को 6%। राजनीतिक जानकार कहते हैं बीजेपी का 5% वोट घट भी जाए और वो 5% वोट सीधे समाजवादी पार्टी के खाते में चला जाए तो भी बहुमत के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में लीड कर सकती है।
ऐसे में पॉलिटिकल पंडित इस बात का एक और रास्ता मानते हैं कि 6 महीने बाद होने वाले चुनाव में अगर कम से कम 20% वोट स्विंग करे, जिसमें से 10% वोट बीजेपी के खाते से घटे और 10% वोट सीधे समाजवादी पार्टी के खाते में जुड़े, तब जाकर कुछ यूपी में हो सकता है। लेकिन ये सब कहना और कागज पर बताना ही आसान लगता है, जमीन पर होना मुश्किल नजर आता है, क्योंकि अभी तक बीजेपी शासित किसी भी राज्य में इतना बड़ा वोट बैंक शिफ्ट होते नहीं देखा गया। अब सवाल उठता है कि फिर किस आधार पर राकेश टिकैत महापंचायत जुटाकर इस बात को कहते हैं कि कृषि कानूनों पर सरकार को झुकाने के लिए यूपी में किसान एकजुट होकर विरोध में वोट करेगा। सरकार को प्रेशर में लाना पड़ेगा, आगे चुनाव आ रहे। सत्ता उखाड़नी है, बीजेपी की सत्ता उखाड़नी है, मेन संदेश यही था। मुजफ्फरनगर से भाजपा की जड़ जमी थी और मुजफ्फरनगर से सब फाड़ कर भेज जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये बात सच है कि मुजफ्फरनगर से ही बीजेपी की जड़ें जमनी शुरू हुई। 2012 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 76 विधानसभा सीट में से 12 पर जीत भाजपा को मिली थी। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे होते हैं और 2014 में बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटें जीतती है। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वेस्टर्न यूपी की 76 में से 66 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराया। इसलिए दावा है कि राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर की महापंचायत में एक पुराना नारा लगवाते हैं। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, दंगा यहाँ पर नहीं होगा। आज जिस बात को अल्लाह अकबर के नारे को वो कह रहे हैं, उस नारे की शुरुआत चौधरी साहब की तरफ से की गई थी। कहने लगा भाई नहीं बहुत हो गया, ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे। ये मेरे वो दौर याद है जब किसान यूनियन के बड़े बड़े नेताओं को मुजफ्फरनगर के एक विधायक के घर जाना पड़ा था फैसले के लिए, समझौते के लिए। हमारे लोगों के अत्याचार हुए थे, हमारे लोग जेल में थे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ वो दौर, और मुजफ्फरनगर की जनता या पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता उस दौर को भी भूली नहीं है। महापंचायत के दौरान उत्तर प्रदेश में ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में विशेषकर देखी गईं, जहां किसान आंदोलन की अगुवाई करते जाट समुदाय के लोगों की मदद में मुस्लिम समुदाय के लोग आगे आते हैं। इन तस्वीरों का भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से संबंध है, क्योंकि मुजफ्फरनगर महापंचायत के दौरान जो पोस्टर होर्डिंग सियासी दलों के देखे गए, उनमें प्रमुख रूप से दिवंगत चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत के साथ आरएलडी और आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी के पोस्टर दिखते हैं। क्योंकि 2009 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट में जाट और मुस्लिम वोटों के दम पर अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी का मजबूत जनाधार रहा। 2009 लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने कोर पश्चिमी यूपी में 9 में से 5 सीट जीती थी, लेकिन 2013 की मुजफ्फरनगर दंगे के बाद 2014 के इलेक्शन में जाट मुस्लिम के अलग अलग होने से कहा जाता है कि आरएलडी शून्य पर आ गई। उत्तर प्रदेश में जाट कुल 3% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में जाकर यही जाट 20% हो जाता है। 2014 में 77%, तो वहीं 2019 में 90% जाट बीजेपी के पक्ष में रहा। तो क्या इस बार किसान महापंचायत के बाद यही जाट वोट बैंक बीजेपी से हटकर कहीं और शिफ्ट होगा? अप्रैल में हुए पंचायत चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को समाजवादी पार्टी की तरफ से कड़ी टक्कर मिली है। सवाल है कि क्या सिर्फ कृषि कानूनों के विरोध में और खेती किसानी के मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत से किसान वोट करवट बदल सकता है, खासकर तब जबकि समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन के बाद खुद को बड़ी किसान पार्टी कहने में जुटी है और मुख्यमंत्री अखिलेश राज के मुकाबले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को किए गए ज्यादा भुगतान का आंकड़ा गिना रहे हैं। मैं बधाई देता हूं किसानों को, और लगातार किसान सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं। धरना अभी भी चल रहा है और इतना किसान कभी अपमानित नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमानित हुआ है। उन्हें आतंकवादी तक कहा गया और न जाने क्या क्या बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन किसानों के लिए कहा। मुझे खुशी है इस बात की कि किसान अभी भी एकजुट है। गन्ना किसानों को वर्ष 2012 से 17 की अवधि में मात्र 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हो पाया था। वहीं वर्तमान सरकार के समय में 45,74,000 गन्ना किसानों को 1,42,000
366 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। अब तक किसानों का आंदोलन पंजाब और हरियाणा के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही दिखा है। यूपी के बाकी हिस्सों में आंदोलन की छाप वैसी नहीं दिखी जैसी मुजफ्फरनगर तक आई। सवाल है, क्या वाकई कृषि से जुड़े 8.5 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश में करवट बदल सकते हैं? बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से 15% बिकती है। ये आपको समझना होगा। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहाँ से जाना होगा। संभव है कि ये बात राकेश टिकैत को महापंचायत में इसलिए कहनी पड़ती है क्योंकि मतदाता के रूप में एक बड़ा वर्ग किसानों का ऐसा है जिसे कृषि कानूनों से फायदे और नुकसान की सीधे तौर पर पड़ी नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद हुए सर्वे में ये बात सामने आई थी कि 2017 में पेशे से 5 एकड़ तक खेती के मालिक 8% किसानों ने वोट दिया, जबकि पेशे के आधार पर बांटे तो 9% वोट देने खेतिहर मजदूर आए। 5 एकड़ से ऊपर के यानी समृद्ध किसान जो वोट देने आए वो करीब 1% रहे। यानी खेती किसानी से जुड़ा वोटर का एक बड़ा वर्ग छोटे किसानों और ज्यादातर मजदूरों का है। ऐसे में अब इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि CSDS के एक सर्वे के मुताबिक 65% किसान देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है ये भी नहीं जानते। 90% किसान मानते हैं कि सिर्फ अमीर किसानों को ही सरकारी योजनाओं का फायदा होता है और जो छोटे किसान या मजदूर हैं उन्हें तो सरकार की तरफ से साल में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि दी जा रही है। यानी खेती करने वाले लोगों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कृषि कानूनों के फायदे और नुकसान की राजनीतिक बहस से कोसों दूर खड़ा है। इसलिए महापंचायत की भीड़ को सीधे विरोध के वोट का बड़ा पैमाना मान लेना अभी सही नहीं कहा जा सकता। ये ध्यान रहे कि चुनाव में अभी 6 महीने बाकी हैं और किसान करवट किधर लेगा इसके लिए इंतजार करना होगा। मुजफ्फरनगर से आशुतोष मिश्रा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।